अब देखिए, जब कोई हादसा होता है तब इस तरह की चीज़ें मीडिया में निकल के आती हैं कि क्या मानक है, क्या कमी है, क्या होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि दो चार शहादत होती है, फिर चीज़ें नदारत हो जाती है। आज भी बता रहे हैं कि बेसमेंट शायद इलीगल कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है, और कुछ ये भी बता रहे थे कि जो टेबल वगैरह थी तो टेबल ऊपर तैरने लगे थे, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले थे वो उसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे। ये कवायद तो हमेशा चलती है, जब किसी की शहादत होती है तो ये कमी है, लेकिन यूपीएससी कोचिंग के अंदर एक घटना होती है। बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चल रही थी, वहां पर स्टूडेंट फंस जाते हैं। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे का होता है और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में पानी भरने से वहां पर दो छात्राएं और एक छात्र की उसमें मृत्यु हो जाती है। और उनमें से एक छात्रा जो थी वो थी श्रेया यादव, जो कि यूपी अंबेडकर नगर के रहने वाले उसका परिवार था। उनके चाचा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र जी, मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि आपके परिवार से भी कोई बच्चा जो है उस हादसे में था? मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में पता चला कि दिल्ली में राव आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग है, और उसके बेसमेंट में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, जिसकी वजह से कुछ बच्चे फंस गए थे और कुछ कैजुअलिटीज़ हो गई थी। मतलब उस समय जब मैं न्यूज़ देखा था तो एक बिटिया का था कि एक बेटी हताहत हुई है और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो चूंकि एडमिशन मैंने ही कराया था तो मैं ही उसको शिफ्ट करके आया था, मैं सारा कुछ जानता था। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम श्रेया यादव है। कितने वर्ष? 25 ईयर्स की है। 25 साल की है। और कहाँ से हैं आप लोग? हमारा जो पैतृक गांव है वो अम्बेडकर नगर है। पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था जो आज अयोध्या है, और अब इस समय वर्तमान में अम्बेडकर नगर कब आई वो बच्ची यहाँ तैयारी करने? है। जून मेरे पास आ गई थी, मई में ही, लेकिन एडमिशन हमने जून में कराया था। जून 2024? जी, जून 2024 में। यानी कि अभी 2 महीने पहले की बात है। जी। तो सर, मुझे ये बताइए, बच्ची का एडमिशन आप जब कराने गए तो आपने क्या कुछ देखा? मतलब कोचिंग सेंटर से क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ फैसिलिटीज वहाँ पर मिल रही थी? देखिए, मेरी बात उसमें एक टीचर पढ़ाते थे, उनके थ्रू हुई थी, तो वो बोले कि इसमें आप एडमिशन करा सकते हैं। और एडमिशन कराने में खुद ही गया था, और जिस बेसमेंट में पानी भरा था उसमें लाइब्रेरी था, मैं उस लाइब्रेरी में भी गया था। और वो मुझे नहीं पता था कि उसमें जल भराव भी हो सकता है, और इतने लेवल तक लोग बता रहे करीब 12 फीट के आसपास का लिंटर है, लिंटर तक पानी भर गया था। और जिन बच्चों की कैजुअलिटी हुई है वो सांस नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ तो आप सर निकाल भी नहीं सकते। और कुछ ये भी बता रहे थे कि जो टेबल वगैरह थी तो टेबल ऊपर तैरने लगे थे, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले थे वो उसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि आपकी बच्ची जो है वो उस हादसे में? देखिए, मुझे कोई अधिकृत इन्फॉर्मेशन ना ही प्रशासन की तरफ से मिली, ना ही कोचिंग सेंटर की तरफ से मिली। मैंने जब न्यूज़ देखा तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि बेटियाँ हताहत हुई हैं। तो फिर रात 12 बजे मैंने कोचिंग सेंटर के एक नंबर पे मैंने कॉल किया, वो नंबर बंद आ रहा था, तो मैंने तुरंत ही गाड़ी उठाई और वहाँ से करीब 50 मिनट का रास्ता था, मैं सोचा मैं देख के आता हूँ जाके। तो जब मैं आगे बढ़ा, फिर मैं अपने घर पे भी बातचीत करा कि भाई इससे आज बात हुई थी क्या दिन में, तो घर वालों ने कहा नहीं, आज तो बात नहीं हुई थी। तो मेरा डाउट थोड़ा गहरा होता चला गया। फिर जब मैं गया तो कोचिंग सेंटर्स पे बहुत सारी भीड़ लगी, तो मुझे लगा चलो उसको एक बार पीजी में देख लेते हैं कि अगर पीजी में होगी तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मैं पीजी में गया और 1 बज रहे थे लगभग उस टाइम, और जिनका घर था तो उनको भी लगा पता नहीं क्या हो गया। मैंने नॉक किया, फिर वो खोले, और मैंने पूछा कि जो बच्ची ऊपर रहती है श्रेया है क्या? तो बोले हाँ भैया है वो। तो फिर वो दौड़ के गया, मैंने कहा बुला के लाओ उसको, एक बार नीचे बुला लो, मैं उसका अंकल हूँ, आया हूँ। तो वो दौड़ के गया बुलाने, फिर पता चला कि बोला भैया ताला लगा हुआ है। जब लौट गया तब मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा कि श्रेया का नंबर मिल नहीं रहा है, मैंने 20 बार ट्राई किया और यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। फिर मैं लौट के कोचिंग सेंटर तुरंत आ गया, और कोचिंग सेंटर में एसएसपी या एसपी वहाँ थे, तो मुझे रोकने लगे, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जा नहीं रहा, मुझे पता करना है क्या हुआ है। फिर उसके बाद बोले बच्चे का क्या नाम? मैंने कहा श्रेया यादव है। तो बोले आप कौन है? मैंने बताया मैं उसका चाचा हूँ। तो बोले ऐसा है कि आप जो है अब आरएमएल में चले जाइए, 2-3 बच्चों की बॉडी वहाँ गई हुई है, एक बार जाके आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं तुरंत यहाँ आ गया, मोर्चरी में आया, तो मोर्चरी में पता चला कि अभी रात में हम नहीं दिखा सकते, या फिर कोई पुलिस केस है उसको नहीं दिखा सकते, कुछ ऐसा बता रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं वेट कर रहा था किसी का फ़ोन आएगा, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं आया। रात कितने बजे से आप यहाँ इंतजार कर रहे मैं यहाँ करीब 3 बजे आ गया था, और तब से यहीं पे हूँ, अभी कहीं गया नहीं मैं। हैं? आपको बॉडी दिखाई गई अब तक? अभी तक मैंने देखी नहीं। अभी मैं सुबह भी जाके पूछ रहा था कि अब तो दिखा दो, आपके सामने पूछ रहा था मैं, दिखा दो, तूने मना कर दिया नहीं अभी नहीं दिखाएंगे। कंफर्म है आपको कि वो आप ही की बच्ची है? नाम के हिसाब से तो मैं कंफर्म ही हूँ, इसलिए मैं उसको बार बार देखना चाह रहा था कि मुझे एक बार दिखा दो, लेकिन अब नहीं दिखा रहे हैं। तो माता पिता को इन्फॉर्म किया गया इस बारे में? अब चूँकि भैया मेरे बड़े भैया हैं, तो गाँव में स्थिति ऐसी है कि लोग मतलब बताने में मुझे डर लग रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं बता पाया, बस उनको हिंट कर दिया। तबीयत बहुत ख़राब है उसकी। समझ रहे हैं आपकी परेशानी भी बड़ी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि घर से क्या कोई आ रहा है? माता पिता के अलावा कोई और परिचित है? कोई फैमिली से कोई और मेंबर जो दिल्ली के लिए रवाना हुआ? आने के लिए सभी लोग कह रहे थे। मैंने कहा मैं तो यहाँ पे हूँ ही, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सिस्टर रहती है यहीं पे रोहिणी में, दिल्ली में रहते हैं, तो एक तरह से मेरा भतीजा और एक है वो भी रहता है यहीं पे। हमारी फैमिली लगभग आधी यहीं रहती है। तो मैंने कहा आप लोग मत आइए, यहाँ मैं हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा फिर देखा जाएगा, फिर हम ही जाएंगे फिर।
जी बताइए, सुबह से कोई माता पिता से बात हुई, उन्होंने कोई कॉल किया, कोई पूछा बच्ची के बारे में? सबके फ़ोन आ रहे हैं, मेरी सिस्टर्स हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, भतीजा उसका आ रहा है, सबके फ़ोन आ रहे हैं, पर मैं उस बात को कह दे रहा हूँ बहुत सीरियस है, स्थिति बहुत नाजुक है, सर बचे ना। मुझे बताइए, कोचिंग सेंटर में पढ़ने भेजा, इतनी ज़्यादा फीस दे के आपने एडमिशन करवाया, फैसिलिटीज़ देख के आप लोगों ने एडमिशन करवाया, बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या कहेंगे इस पे, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब देखिए, जब कोई हादसा होता है तब इस तरह की चीज़ें मीडिया में निकल के आती हैं कि क्या मानक है, क्या कमी है, क्या होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि 2-4 शहादत होती है, फिर चीज़ें नदारत हो जाती है। आज भी बता रहे हैं कि बेसमेंट शायद इलीगल कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है, और मुझे लगता है जितने कोचिंग सेंटर सब में बेसमेंट बना हुआ है। अगर इलीगल है तो सब में इलीगल है। शायद अगर बेसमेंट ना होता, 2 फीट अगर ऊंचा होता तो शायद बच्चे बच जाते, उसमें बच्चों की जान नहीं जाती। तो ये कवायद तो हमेशा चलती है, जब किसी की शहादत होती है तो ये कमी है, लेकिन सही किसी कर। अधिकारी को फोन किया आपने, किसी पुलिस की मदद ली आपने कि आपको एक बार देखने दिया जाए ताकि आप कंफर्म कर लें? मैं सुबह जब 6 बज गया, किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं आया, इसलिए मैंने फिर डायल 100 मिलाया और उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो कह रहे आप थाने आके कंप्लेन कर दो। तो मैंने कहा कि जो फ़ोन से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ वो भी एक कंप्लेन ही है, थाने आना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बोले नहीं ठीक है, मैंने आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली है। फिर उसके बाद जो आप बोल दोबारा थाने से फ़ोन आया कि आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई है और आप अभी ये लोग जाएंगे। दरअसल जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसमें शायद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है, कुछ फॉर्मेलिटी करता है, फिर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी 9 बजे होती है, उसके हिसाब से करते हैं। पर पुलिस वाले ने कहा कि वहीं कोई न कोई पुलिस का स्टाफ होगा, पर पूरी रात में मुझे कोई दिखा नहीं, जैसा उन्होंने दावा किया ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं यहाँ पे।